नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस मैगजीन की बात करने वाले हैं वो मैगजीन है साइंस रिपोर्टर। और इस मैगजीन में जो प्रकाशित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम बात करेंगे। बात करें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल आज के एपिसोड में हम लेने वाले हैं। तो पहला जो आर्टिकल होगा वो जलवायु परिवर्तन का नमक उद्योग पे पड़ने वाला प्रभाव। देखेंगे समुद्री नमक क्या होता है, नमक उद्योग पर जलवायु परिवर्तन के कौन से प्रभाव होते हैं, दुष्प्रभाव क्या है, कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये सारे विषय होंगे पहले आर्टिकल में। दूसरा जो आर्टिकल होगा उसमें हम बात करेंगे जल शोधन प्रक्रिया। देखेंगे कि पेयजल से संबंधित स्वास्थ्य पर कौन से प्रभाव होते हैं, प्रमुख जो रोगजनक हैं वो कौन से हैं, बीमारियां कौन सी है, जल शोधन की जो प्रक्रियाएं हैं, खासतौर पे जो प्रौद्योगिकी इस्तेमाल हो रही है इस समय, वो कौन सी है। तीसरा जो आर्टिकल होगा वो होगा प्रवासी जो पक्षी हैं उनके व्यवहार का परीक्षण करेंगे। इस समय चर्चा में है, आप जैसे देखे होंगे कुंभ, अभी महाकुंभ हुआ है और उस दौरान देखें तो प्रयागराज में बड़ी संख्या में जो प्रवासी पक्षी हैं वो देखने को मिले। तो ऐसे कई जगह इस समय जो फरवरी के आसपास का जो महीना होता है इसमें बहुत सारे जो प्रवासी पक्षी हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में माइग्रेट करते हैं। तो देखेंगे इनके बिहेवियरल जो नेचर है, जो बिहेवियर है, उस पर भी हम बात करेंगे। भारत में आने वाले पक्षी कौन से हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे। और सबसे अंत में हम बात करेंगे 2024 का जो वर्ष है ये विज्ञान के महत्व के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे देखेंगे कि मिशन कौन से संचालित हुए, कार्यक्रम कौन से हैं, रणनीतियाँ कौन सी तैयार की गई। तो ये सारे विषय हैं जिन पर एक एक करके आज हम चर्चा करने वाले। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं और उस पर हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन का नमक उद्योग पर दुष्प्रभाव। संदर्भ की बात करें कि आखिर ये आर्टिकल यहाँ पर क्यों प्रकाशित किया गया। जलवायु परिवर्तन में देखें जो क्लाइमेट चेंज है ये बड़ा मुद्दा है। तो देखिए क्लाइमेट जो चेंज है इसका संबंध हम किससे कर रहे हैं, तो जो नमक इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, साल्ट इंडस्ट्री है, उससे हम जोड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अगर इस समय कोई उद्योग है तो वो कौन सा है, वो नमक उद्योग है। यही नहीं, इसमें जो कृषि है, मत्स्य पालन है, जो ऊर्जा क्षेत्र है, वानिकी है, सौर नमक उत्पादन है, ये सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। लेकिन उनमें सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ है वो यही सेक्टर हुआ है। और जो तेजी से बदलता हुआ वेदर है, जो मौसम है, जो लगातार चेंज हो रहा है, इस कारण से नमक उत्पादन से जुड़े जो लोग हैं अब उनके ऊपर आजीविका या जीवन निर्वहन की जो समस्या है वो अब देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो समुद्री नमक होता है उसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो लेते हैं। तो देखिए समुद्री जो नमक है ये क्या है, एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। क्रिस्टली नमक इसीलिए इसे कहते हैं, जिसे सौर वाष्पीकरण के द्वारा जो समुद्री जल है या फिर जो लेक ब्रेन है उससे निकाला जाता है। प्राकृतिक जो लैगून है, कृत्रिम रूप से निर्मित जो तालाब है, नमक दलदल है या समुद्री जो नमक है, उसके मैदानों में समुद्री जल के वाष्पीकरण से क्या किया जाता है, नमक का निर्माण किया जाता है। और ये एक तरह से देखें तो नमक उत्पादन की ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी पुरानी है। अगर इसके निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो जहाँ भी शुष्क क्षेत्र होते हैं, ड्राई अधिक तापमान वाले क्षेत्र होते हैं, तो ऐसे स्थानों पर नमक को सौर ऊर्जा के द्वारा निर्मित किया जाता है। जो ऊपर से सौर विकिरण आ रहा है तो इस विकिरण के प्रभाव वाले क्षेत्र में जहाँ सौर ऊर्जा की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो उन क्षेत्रों में जो वेपोराइजेशन है वो अधिक होता है, वाष्पीकरण का दर अधिक होता है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। वर्षा की दर से यहाँ पर वाष्पीकरण का जो दर है वो हमेशा अधिक रहता है और यहाँ पर जो स्थिर पवनें हैं, प्रचलित पवनें रहती हैं, तो इस कारण से यहाँ पर वाष्पीकरण हमेशा अधिक होता है। सूर्य और हवा की क्रिया के कारण खुले जो बेसिन क्षेत्र हैं वो समुद्री जल जो संतृप्ति है उस बिंदु तक वाष्पित हो जाते हैं और सांद्रित जो लवण जल नमक है वो अवक्षेपित होकर यहाँ पर प्राप्त होता है और इसको अलग अलग विधियों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और इस तरह से नमक का निर्माण किया जाता है। तो ये पूरी निर्माण प्रक्रिया है। इसके अलावा देखें अगर उपयोग की हम बात करें तो जो भी उत्पादित नमक होता है उसका उपयोग न केवल मानव उपभोग के लिए किया जाता है बल्कि कास्टिक सोडा, उर्वरक और
पेंट सहित विभिन्न जो प्रोडक्ट हैं वो बनाने में या उसके बनाने में कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैश्विक नमक उत्पादन में अगर हम इंडिया की स्थिति की बात करें तो भारत 300 लाख मीट्रिक टन वार्षिक नमक का उत्पादन करने के साथ देखें तो अब भारत जो है ये चीन अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो नमक का उत्पादन करती है। तो इस आधार पर एक प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि दुनिया में नमक उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो किस स्थान पे है। तो देखिए इंडिया का जो यहाँ पर स्थान है वो क्या है, ये तीसरे पोजीशन पे है। दूसरे पे कौन है, तो आप देखेंगे तो दूसरे पे चीन आ जाता है और पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे अमेरिका यानी यूएसए आ जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया। इसके अलावा देखें तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपको मिल सकता है, नमक जो उत्पादक राज्य हैं, जो साल्ट प्रोड्यूसर स्टेट हैं, तो अगर हम राज्यों की बात करें कि भारत में नमक जो उत्पादक आपके राज्य हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें 3 राज्य आते हैं, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। तो ये आपको पता होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा स्टेट है, तो गुजरात है। दूसरे पे कौन सा है, तो वो तमिलनाडु है। और तीसरे पे कौन है, तो वो आपका राज्य है राजस्थान। तो ये आपको ध्यान देना है कि भारत में नमक उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो 3 राज्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कौन से, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। इसके अलावा देखें तो इन राज्यों का जो कुल नमक उत्पादन है, जो इस उत्पादन में देखें तो उत्पादन का जो 80% है वो क्या है कि केवल गुजरात से ही प्राप्त हो जाता है। तो इस कारण से अगर हम देखें तो भारत में नमक उत्पादन जो सबसे अधिक होता है वो गुजरात राज्य में होता है। अगर इनके सिग्निफिकेंस की बात करें कि आखिर इसका महत्व क्या है इस पूरे सिनेरियो में, सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए भारत का लगभग 12,000 से अधिक जो नमक उत्पादन इकाइयां हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि अनुमानतः 1 लाख लोग अपनी आजीविका के लिए इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत में जो नमक उत्पादन है, ये जो उद्योग है, ये भारत में काफ़ी संख्या में जो कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो इन्हें रोजगार मिलता है और इनका परिवार का जो भरण पोषण है वो सुनिश्चित होता है। तो ये हमें देखने को मिला है। इसके अलावा जो नमक उद्योग है उस पर जलवायु परिवर्तन का काफ़ी तेजी से प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो देखें थोड़ा सा इसकी अगर हम चर्चा करें तो इस पर हम बात कर लेंगे। जैसे जो भी नमक उद्योग पर जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो स्थिति है भारत में ये धीरे धीरे खराब होती जा रही है। जैसे नमक उत्पादन सीधे तौर पे क्या है कि मौसम की जो स्थितियां होती हैं, जैसे वहाँ पर प्रेसिपिटेशन की स्थिति क्या है, वर्षा की स्थिति क्या है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, भूमि की स्थिति क्या है, सौर प्रकाश कितना प्राप्त होता है, वायु की गति दिशा क्या होती है, ये सारे फैक्टर हैं जो निर्धारित करते हैं नमक उत्पादन को। और ऐसे में जलवायु परिवर्तन का इस उद्योग पर प्रत्यक्ष प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि अब तेजी से जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहे हैं। जलवायु जो प्रतिरूप है अब वो परिवर्तित हो रहा है। इस कारण से अब स्थितियां बदल रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो परिवर्तनशील जलवायु प्रतिरूप है ये नमक उत्पादन की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर रहा है। और पिछले 3 दशकों में जो गुजरात की जलवायु है वो उसमें सबसे अधिक परिवर्तन देखने को मिला है। इसके बारे में ये कहा गया कि वर्ष जो 1980 है, 1980 है, उससे लेकर 2020 कब तक, 2020 तक, ये जो समय अंतराल है इस समय अंतराल में 52%। और इस अवधि में देखें तो बड़े स्तर पे क्या है कि जो नमक उत्पादन है वो प्रभावित हुआ है। तो इस कारण से ये मामला अब चर्चा में है। और जो जलवायु परिवर्तन है ये तेजी से देखने को मिल रहा है। ये वाला जो समय अंतराल है इसमें जो पहले गुजरात में जो नमक उत्पादन होता था अब वो उस स्तर पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्लाइमेट चेंज ही है। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें
तो वर्षा पर हुए एक अध्ययन के अनुसार ये भी कहा गया कि 1983 से वर्ष 2023 तक 40 वर्ष की अवधि में राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ जो क्षेत्र हैं यहाँ औसत जो वर्षा है वो 400 मिलीमीटर से लेकर अब क्या है कि दुगनी होकर 800 मिलीमीटर हो गई है। तो वर्षा की जो मात्रा है अब यहाँ तेजी से बढ़ी है और इसी संदर्भ में जो सौराष्ट्र क्षेत्र है, जो कच्छ क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े नमक कारखाने पहले से लगे हुए हैं। ठीक है, चक्रवात और दीर्घकालिक जो मानसून है उसके कारण तटीय राज्यों में नमक उत्पादन में गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं। अप्रत्याशित स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि जो वर्षा है, अप्रत्याशित जो वर्षा हो रही है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। जो खारे पानी के साथ क्या हो जा रही है, मिक्स हो जा रही है और मिलने से जो खारापन है, जो सैलिनिटी है, अगर हम बात करें जो सैलिनिटी है वो अधिक होने के बजाय अब कम हो रहा है, क्योंकि अगर वर्षा की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ जो वाटर है उसकी जो सैलिनिटी है वो कम हो जाएगी, खारापन कम हो जाएगा। तो नमक में जो क्रिस्टलाइन होने की प्रक्रिया है, जो क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया होती है, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इस कारण से देखें तो यहाँ पर नमक उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा चक्रवात के साथ आने वाली जो धूलें होती हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये भी क्या करते हैं कि एकत्रित होकर जो नमक है उसके लवड़ी जो जल है, लवड़ी जो उसकी प्रॉपर्टी है उसे दूषित करते हैं। इस कारण से जो नमक की गुणवत्ता है वो गिर जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। गुजरात में इसके प्रभाव अब देखने को मिल भी रहे हैं। अब इस पूरे मामले में देखें, जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए कौन सी बातें की जा सकती हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नवीन अप्रत्याशित जो कंडीशन है, जो परिस्थितियां हैं, उनके लिए नमक निर्माण जो इकाइयां हैं, इन इकाइयों के डिजाइन में अब पहले की तरह स्थिति नहीं है। इस कारण से अब इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। ये जो इकाइयां हैं ये पुराने टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो अब यहाँ पर नए टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इसमें निवेश करने की आवश्यकता है। जो तटबंध है उनके साथ भी जो डिजाइन की स्थिति है उसे परिवर्तित करने की बात कही जा रही है। बाढ़ और बारिश के जो पानी है उसको बाहर निकालने के लिए उचित जल निकासी होना चाहिए, जिससे वहाँ पर जो जल है उसकी जो सैलिनिटी है वो कम ना हो बल्कि सैलिनिटी अधिक हो और क्रिस्टल तेजी से बने और मिट्टी को सुदृढ़ बनाए रखने और नमक के साथ मिश्रित जो अवरोध है वो पैदा करने के लिए यहाँ पर लवण सा जो वनस्पति है उसके बंध बनाना एक विकल्प हो सकता है। ये सारी बातें कही गई हैं। इसके अलावा अगर देखें तो मानसून के दौरान मौजूदा नमक पेन में ब्राइन के घनत्व को बढ़ाने के लिए रिवर्स जो पंपिंग प्रणाली है उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वार्षिक जो शुष्क दिन है उनकी संख्या में कमी आने से प्रति एकड़ क्षेत्र में जो नमक उत्पादन है उसके बढ़ाने के लिए ब्राइन वाष्पीकरण में वृद्धि और अंतःस्राव को कम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे प्रयास बहुत सारे किए जा सकते हैं। एकल चक्र के बजाय अब बहुचक्र प्रक्रिया अपनाना चाहिए। तो ये सारी बातें कही गई हैं। इसके अलावा ब्रोमीन, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो उत्पाद निष्कर्षण है उसके लिए बिटन की बिक्री जैसे जो विकल्प है उसको अपनाने और जलीय कृषि का जो विविधीकरण है ये विकल्प अपनाए जा सकते हैं। तो ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा नमक उत्पादन पर जो जलवायु प्रभाव है उसका सुपरविजन करने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से जो नुकसान है उसका आकलन करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नियामक ढांचे को और मजबूत करने की बात कही जा रही है। प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनसे होने वाले जो नुकसान है उसके लिए छोटे और सीमांत जो नमक उत्पादक हैं उनको मुआवजा देने की भी बात कही गई है। तो ये कुछ प्रयास हैं। इस कारण से अगर हम देखें तो जलवायु परिवर्तन का जो नमक उद्योग पे प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, जो नमक उत्पादन कम हो रहा है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए, तो ये हमने देख लिया। अगला टॉपिक देख लेते हैं, जल शोधन प्रौद्योगिकी। जल शोधन जो होता है उससे जुड़ी हुई जो प्रक्रिया है उसकी हम बात कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए जो प्रौद्योगिकियां हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सुरक्षित पेयजल है, जो हम जल पीते हैं, उसकी जो स्वच्छता है, अच्छे स्वास्थ्य तक पहुंच 21वीं सदी के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। जैसे आप देखें तो बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो पीने योग्य जल है वो खरीदने के बाद भी सही गुणवत्ता वाला नहीं मिल पा रहा। ये सच्चाई है। सरकारें चाहे जितना कह सकते हैं कि बड़े बड़े वादे कर लें, अभी तक बड़े शहरों में जो पेयजल की समस्या है वो एक बड़ा संकट बना हुआ है। क्यों बड़ा हुआ है? तो शहरों में क्या है कि जो पॉपुलेशन है
जो आबादी है वो तेजी से बढ़ रही है, उसके साथ जो आवश्यकताएं हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं, चुनौतियां बढ़ रही हैं और एक अनुमान लगाया गया कि दुनिया में 1.1 अरब, देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 1.1 अरब जो लोग हैं उनको विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निर्धारित जो बेहतर स्वास्थ्य मानक है उसके अनुसार जल प्राप्त नहीं होता है। और इसमें भारत एक महत्वपूर्ण देश है। भारत की जो जनसंख्या है वो दुनिया में इस समय सबसे अधिक हो चुकी है, तो भारत के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। पेयजल से संबंधित बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। वैश्विक आबादी का 40% से अधिक जो लोग हैं उनको पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। यूएन जो वाटर है उसके अनुसार 2025 तक 1.8 अरब लोग पूरी तरह से जल की कमी से पीड़ित होंगे और जलाभाव कई क्षेत्रों के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। जल संकट की स्थिति देखने को मिल सकती है। ये संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा है। विकासशील देशों में जल की कमी, बाढ़, जल की खराब गुणवत्ता सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। जल की जो खराब क्वालिटी है, जो लो क्वालिटी है, इससे विकासशील देशों में मुख्य रूप से देखें तो 80% जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो इसी खराब जल, प्रदूषित जल, निम्न गुणवत्ता वाला जल के इस्तेमाल करने के कारण हो रही हैं। अब देखिए इस कारण से जो प्रमुख रोगजनक है, जो बीमारियां हैं, उन पर हम थोड़ा सा हाईलाइट करें क्योंकि यही सब आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए ब्रिबेरियो, कलेरी, साल्मोनेला, टाइफी जैसे जो सूक्ष्म जीव हैं ये हैजा और टाइफाइड उत्पन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बनते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो कारण हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो वायरस है, नारवाक और एंट्रोवायरस जैसे जो वायरस हैं, ये हेपेटाइटिस और उल्टी दस्त का कारण बनते हैं। बहुत सी बीमारियां जो हैं वो प्रोटोजोआ और शैवाल के कारण उत्पन्न होती हैं और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण उत्पन्न होने का जो जरिया है वो दूषित लो क्वालिटी जो वाटर है वही है। अब थोड़ा सा बात करें कि जल शोधन में CSMCRI के द्वारा विकसित जो प्रौद्योगिकियां हैं वो कौन सी हैं। तो देखिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी जो अनुसंधान परिषद, केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान जो संस्थान है, इसने अनेक जो जल शोधन प्रौद्योगिकी है उन्हें विकसित किया है। थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा हम देख लेंगे। जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो मेम्ब्रेन है, नैनोमीटर पैमाने की सीमा में छिद्र आकार वाले जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बैक्टीरिया है, ये बड़े आकार के जो वायरस हैं, सिस्ट हैं, प्रोटीन हैं, एंजाइम है, कोलाइड है इत्यादि को अलग करने में सक्षम है और आरओ मेम्ब्रेन की तुलना में इन्हें बहुत कम दबाव पर संचालित किया जा सकता है और ये पेयजल के जो कीटाणु शोधन है, जो प्रोटीन और एंजाइम है, उनके शुद्धिकरण और औद्योगिक अपशिष्ट जल के शोधन आदि में उपयोग लाया जा सकता है। तो ये एक प्रक्रिया हो गई, ये प्रौद्योगिकी हो गई। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वह है रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। आमतौर पे इसे आपने आरओ के नाम से सुना होगा। CSIR जो CSMCRI है, इसके द्वारा जो अलवणीकरण है, जल शोधन है, कई अन्य जो अनुप्रयोग हैं उनके लिए मजबूत थिन जो फिल्म कंपोजिट रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन विकसित किया गया है। ये दूसरी पीढ़ी के रिवर्स ऑस्मोसिस जो मेम्ब्रेन है वो माने जाते हैं। इनमें विस्तृत जो pH रेंज है उसमें स्थिरता, अधिक मेम्ब्रेन जीवन काल, कम संघनन के कारण उत्पादकता में स्थिरता और निम्न ऑपरेटिंग दबाव पर उच्च उत्पादकता और लवण को अस्वीकृत करने की उच्च दक्षता होती है। तो ये सारी बातें कही गई हैं और इसका जो उपयोग किया जाता है वो उपयुक्त मॉडल विकसित किए गए और जो स्थानीय आवश्यकता है उसके अनुसार जो भी वाटर होता है, उस क्षेत्र का जो जल होता है, जो अलवणीकरण के लिए आरओ इकाइयाँ हैं उनके निर्माण में किया जाता है। इन इकाइयों का जो उपयोग है वो मूल रूप से जो खारे जल हैं, अधिक लवणता वाले जो जल हैं, उनको भूजल को पीने योग्य जल में बदलने के लिए इस तरह की जो रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन जो तकनीक है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। एक और आर्टिकल है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये मुद्दा है प्रवास पक्षियों के व्यवहार का परीक्षण। ठीक है, जो भी बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास के स्तर पर पहुंचते हैं, तो उनसे जुड़े हुए जो बिहेवियर है उनका हम थोड़ा सा परीक्षण करने का प्रयास करते हैं। पक्षियों के द्वारा जो भी प्रवास है ये करना पक्षियों का एक विशिष्ट गुण होता है, ये व्यवहार में उनमें शामिल है। पक्षी जहाँ प्रवास करते हैं वहाँ की जो क्लाइमेट होती है उनके लिए उपयुक्त होती है और इन्हें पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर भोजन प्राप्त हो जाता है।
जब भी ये पक्षी जहाँ पर स्थानीय रूप से रह रहे होते हैं वहाँ पर इनके लिए विषम परिस्थिति देखने को मिलती है, और इन्हें जब पहले से ये पता हो जाता है कि हमारे लिए इस दुनिया में यहाँ पर अनुकूल स्थिति है, भोजन पर्याप्त मिल जाएगा, तो अपने स्थानीय क्षेत्र से माइग्रेट करके ये दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। जीव वैज्ञानिक जो है उनका ये कहना है कि जो बर्ड्स हैं वो प्राय उन्हीं स्थानों पर प्रवास करते हैं जहाँ उनके पूर्वज की कोई संतति अथवा उनका कोई संबंधी वहाँ मौजूद होता है। ये देखिए बड़ा ही एक यूनिक फीचर हो सकता है बर्ड से, कि आखिर ये कैसे पहुँच जाते हैं, एक फिक्स जगह पर ही क्यों हर वर्ष ये माइग्रेट करके पहुंचते हैं। तो ये इसके पीछे कारण दी गई है। प्रवासी जो पक्षी हैं 5 किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर दूरी जाकर माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं, और इस लंबी और कठिन प्रवास पर निकलने से पहले जो पक्षी है ये भरपूर मात्रा में भोजन करते हैं। इससे उनके पेट में जो चर्बी है, चर्बी की एक मोटी जो लेयर है वो बन जाती है, फैट की एक लेयर बन जाती है, और यही जो फैट की लेयर है ये इनके लिए बाद में क्या करती है कि ये इनके लिए ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत बनती है। तो इस तरह से हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो भी प्रवासी पक्षी हैं इनके जो माइग्रेशन की प्रक्रिया होती है वो झुंड में होती है, ग्रुप्स में होती है। इस दौरान अनेक जो पक्षी हैं उनकी मौत भी हो जाती है माइग्रेट करते वक्त। अधिकतर जो प्रवासी पक्षी हैं वो तेज जो धूप है उससे बचने के लिए अक्सर रात में ही माइग्रेशन की प्रक्रिया करते हैं, यानी उड़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिससे धूप से उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव न उत्पन्न हो। और ये जो प्रवास की यात्रा है जिनमें मुख्य रूप से जो जीव या बर्ड्स आते हैं, जीव की नहीं बल्कि बर्ड्स की हम बात करें तो गौरैया है, पिटका है, कस्तूरी, ऐसे जो पक्षी हैं वो मूल रूप से शामिल होते हैं। दिन और रात्रि, डे और नाइट, दोनों समय झुंड बनाकर ये प्रवास करने वाले जो पक्षी हैं इनमें देखें तो नीलकंठ, बाज, अबाबिल, सोहन पक्षी, बगुला, रोबिन, साइबेरियन जो सारस होता है, जो अक्सर आप देखेंगे महाकुंभ में आप जाएंगे तो वहाँ साइबेरियन जो सारस है वो काफ़ी दिखेंगे, आपको लाखों की संख्या में दिखेंगे, और आप सोचेंगे कि ये पहले तो इस क्षेत्र में नहीं थे, अचानक कहाँ से आ गए और इतनी संख्या में आ गए। तो बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। अगर आप महाकुंभ में जाएंगे तो वो आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है कि ऐसे जो पक्षी हैं ये ग्रुप्स में रहते हैं। कुछ पक्षी हैं जो कम ग्रुप्स में रहते हैं, जैसा कि हमने बताया गौरैया है, पिटका है, कस्तूरी है। लेकिन जो नीलकंठ है, बाज है, सोहन पक्षी है, बगुला है, रोबिन है, साइबेरियन जो सारस है, ये ग्रुप्स में आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के द्वारा जो प्रवास किया जाता है इसके पीछे आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहले ही हमने बताया कि जिस क्षेत्र में ये रह रहे होते हैं वहाँ की जो जलवायु है जब इनके अनुकूल नहीं रह जाती है, इन्हें भोजन का पर्याप्त तो वहाँ पर स्रोत नहीं मिलता है, तो फिर ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अपने अनुकूल जगहों पर। प्रतिकूल मौसम से अस्तित्व की जो सुरक्षा है इस कारण से ये आगे बढ़ते हैं। प्रजनन के लिए भी उपयुक्त जो स्थान है ये ढूंढते हैं। प्रजनन और जो वंश वृद्धि है उसके लिए प्रवास स्थल पर उन्हें अनुकूल वातावरण चाहिए था। इस कारण से भी इस तरह के जो पक्षी हैं ये माइग्रेट करते हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए भी देखें तो जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेट करते हैं। शीतकाल में ठंडी जगह के बजाय गर्मी वाले जगहों पर ये माइग्रेट करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से ये माइग्रेट करते हैं। अब यहाँ पर एक मुद्दा है कि प्रवासी पक्षियों के द्वारा दिशा का ज्ञान कैसे किया जाता है। इस मानव की बात करें तो उसके पास तो बहुत सारी तकनीक है, लेकिन जो पक्षी हैं वो आखिर कैसे करते हैं? देखिए बहुत सारे कह सकते हैं कि प्रकृति के आधार पर ये डायरेक्शन का नॉलेज प्राप्त करते हैं, जैसे जैविक घड़ी के द्वारा, जो बायोलॉजिकल वॉच है उसके द्वारा, क्योंकि प्रवासी पक्षी दिन में उड़ते हैं समय सूर्य की बदलती जो स्थिति है उस स्थिति से दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्येक जीव की बात करें, प्रत्येक जीव के शरीर में एक जैविक घड़ी होती है जिसकी सहायता से जो भी प्रवासी पक्षी हैं ये एक तरफ देखें तो जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्यास्त होता है, ये दो जो स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों के समय जो सूर्य की वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार ये क्या करते हैं, ये अनुमान लगाते रहते हैं कि आखिर जो सन की पोजीशन है वो कैसे बदल रही है। वो इनके लिए एक तरह से देखें जैविक घड़ी का काम करता है।
जो पक्षी हैं जब ये रात में उड़ते हैं माइग्रेट करने के लिए, तो इस समय ये तारों की सहायता लेते हैं। जो स्टार हैं जो आकाश में दिखते हैं, रात के समय जो पक्षी हैं ये तारों की सहायता लेते हुए दिशा का अनुमान करते हैं। जैसे हम नहीं करते हैं कि कुछ स्टार हैं जैसे शुक्र है, उनकी स्थिति ध्यान रखते हुए जो पहले के लोग हैं वो बहुत कुछ बता देते थे कि इस समय ये चल रहा है, ये महीना चल रहा है, यहाँ ये तारा इस समय पहुंच जाता है। तो इस तरह के जो बेसिक कह सकते हैं पारंपरिक जो ज्ञान है वो मानव तक ही सीमित नहीं है बल्कि बर्ड्स तक भी है। पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र ये भी एक बड़ा कह सकते हैं कि कारक है। पक्षियों में ऐसी क्षमता होती है जिससे वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करते हैं और इसकी मदद से प्रवास मार्ग खोज लेते हैं। आकाश में जो घने बादल हैं उसके कारण सूर्य और तारों की जो अनुपस्थिति है उसका भी ये कहीं ना कहीं इन्हें लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह की बातें ये इस्तेमाल करते हैं। घ्राण शक्ति के द्वारा महत्वपूर्ण जो लैंडमार्क्स हैं उनको ये मेंशन कर लेते हैं। जैसे हम नहीं किसी स्थान पर जाने के लिए कोई अपना एक लैंडमार्क यूज करते हैं, या अब अगर आपने कोई अलग अलग ऐप इस्तेमाल किया तो उसमें पूछता है कि आप अपना एड्रेस बताइए, उसके अलावा कोई वहाँ पर ऐसा महत्वपूर्ण स्थल बताइए जो वहाँ के लिए लैंडमार्क का काम करे। तो ठीक ऐसे ही ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखें तो इन्होंने इस पूरे प्रक्रिया में जो लैंडमार्क है उसको ये मेंशन करते हुए अपने दिशा का ज्ञान करते हैं। भारत आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी हैं उन पर थोड़ा सा हम बात कर लें तो प्रत्येक वर्ष भारत में बहुत सारी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनका मुख्य कारण ये है केंद्रीय एशियाई उड़ान मार्ग जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज है, इसके महत्वपूर्ण प्रवासी मार्गों पर भारत की जो स्थिति है। तो उत्तर भारत के अनेक जो देखें तो आर्द्र भूमि है उसमें तिब्बत और मध्य एशिया से आने वाले बार हेडेड गुज, नागालैंड में आमूर फाल्कन है। राजस्थान के भरतपुर पक्षी अभयारण्य में देखें तो साइबेरिया से आने वाले साइबेरियन क्रेन है, इन्हें स्नो क्रेन कहा जाता है। गुजरात के कच्छ और मुंबई थाने क्रीक में ग्रेटर फ्लेमिंग आते हैं। भारत के झीलों और नदियों के किनारे शरण लेने के लिए जो रूडी सेल्डक है, जो नादन पिंटेल है, ऐसे जल पक्षी आते हैं। और इसके अलावा भारत के जो विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, ये जो तंत्र है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इन प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण जो प्रवास स्थल है उस रूप में जाना जाता है। तो प्रवास चक्र में भी अहम भूमिका निभाता है। भारत के अलग अलग जो स्थल हैं जैसे दिल्ली के चिड़ियाघर में आने वाले जो कई लोग हैं, देखें तो आने वाले जो धनेश हैं, पेलिकन हैं या बत्तख हैं, ऐसी आदि जो प्रवासी पक्षी हैं वो भारत के राजधानी दिल्ली में वहाँ के चिड़ियाघर में देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो यहाँ के लिए जो बस्ती जिला है, जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट है, वो भी मायने रखता है। बस्ती डिस्ट्रिक्ट में देखें तो बखीरा जो झील है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो बखीरा जो लेक है यहाँ पर काफ़ी माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो आते हैं और यहाँ पर वो देखे भी जाते हैं। तो इस तरह की बड़ी संख्या में जो बर्ड्स हैं वो भारत में आते हैं। एक और आर्टिकल है वर्ष 2024 में विज्ञान की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, ये आपने अलग अलग जो मैगजीन्स हैं, जो हमारे न्यूज़ आर्टिकल होते हैं, जो एपिसोड होते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं। लेकिन वर्ष जो 2024 है ये काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि इसकी शुरुआत में ही जो अपने देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इसने कई सारे जो मिशन हैं वो निर्धारित किए हैं, कुछ संचालित भी किए हैं। जैसे इसी में आदित्य जो L1 है, ये एक बड़ा मिशन है, इसको निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। ये जो मिशन है ये लैग्रेंजियन जो बिंदु L1 है, ये जो स्थान है L1 है, इस पर स्थित भारतीय सौर वेधशाला है और 2 सितंबर 2023 को अंतरिक्ष में ये भेजा गया था। सूर्य की जो भी गतिविधि है, सूर्य की जो एक्टिविटी है, उससे समझने में ये काफ़ी मददगार साबित होगा। भारत का ये पहला मिशन है। इससे सौर लपटों और चुंबकीय प्रभाव है, जो मैग्नेटिज्म इफेक्ट है, उसका अध्ययन इस मिशन के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे जो मिशन हैं वो संचालित किए गए हैं। जैसे अगर आप सौर मिशन की बात करें तो ये 2024 की शुरुआत में ये संचालित हुआ था और किस उद्देश्य से हुआ था ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक्सपोसैट, RLB, पुष्पक और GSAT-N2 है। ये जनवरी 2024 में अंतरिक्ष में भेजे गए एक्सपोसैट का उद्देश्य है ब्लैक होल के जो रहस्य हैं उनको समझना। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें तो जून 2024 के अंतिम सप्ताह में इसरो ने पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान RLB पुष्पक का लगातार तीसरी बार सफल परीक्षण किया। इसके अलावा देखें तो प्रथम एनालॉग जो अंतरिक्ष मिशन है ये संचालित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसरो ने लद्दाख के लेह में देश का
पहला जो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है वो शुरू किया है। किस उद्देश्य से शुरू किया है? तो अंतर्ग्रही जो आवास स्थितियां हैं उनका अनुकरण करना। इसके लिए यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये जो मिशन है ये मंगल और चंद्रमा पर चरम जो स्थितियां हैं उनका अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भारत अपनी मानव जो अंतरिक्ष उड़ानें हैं उन क्षमताओं को और बढ़ा सके। गगनयान की तैयारियां भी चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मिशन मौसम है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो मिशन मौसम है ये 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी का जो मौसम है, जो जलवायु है, उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो एकत्र की जाएंगी। इसका उद्देश्य देश को जलवायु के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाना है। इसके कई सारे घटक भी दिए गए हैं। इसके अलावा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये भी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पहल है। अग्निबाण सैटेलाइट का परीक्षण किया गया है भारत के द्वारा। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो विज्ञान दिवस है ये सेलिब्रेट किया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है देश की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो लाइन है ये कहाँ पर स्टार्ट की जा रही है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बायो-ई3 जो नीति है इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई, तो ये नीति भी महत्वपूर्ण है। परम रुद्र जो सुपर कंप्यूटर है ये चर्चा में रहा है। नई पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई। किस उद्देश्य से ये मंजूरी प्रदान की गई है? तो भू प्रणाली और परिवर्तन के जो महत्वपूर्ण संकेतक हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए वातावरण, समुद्र, भूमंडल, हिममंडल और पृथ्वी के ठोस हिस्से का जो दीर्घकालिक अवलोकन है उसके लिए इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा देखिए अरुणाचल में चींटी की नई प्रजाति की खोज की गई है। जीव जंतुओं की सूची बनाने वाला पहला देश भारत बना है। सेमीकंडक्टर्स चिप के क्षेत्र में भारत काफ़ी तेजी से विकास कर रहा है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया। क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया गया। एक सप्ताह एक प्रयोगशाला अभियान स्टार्ट किया गया भारत के द्वारा। विज्ञान उत्सव के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। साइंस रिपोर्टर की जो पत्रिका है उसके भी 60 वर्ष हो चुके हैं। तो ये सारे कह सकते हैं कि उपलब्धियां हैं जिस कारण से वर्ष 2024 है ये खास बन चुका है। इसी में एक और आर्टिकल है डायटम। डायटम के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आखिर ये जो आर्टिकल है आखिर यहाँ पर क्यों दिया गया है और इससे जुड़ी हुई जो बातें कही गई हैं कि जो डायटम है ये जलीय तंत्र के सूक्ष्म पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो डायटम है ये जो जलीय पारितंत्र है उसकी सूक्ष्म किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। और ये जो डायटम है इनका जो महत्व है, इनकी जो भूमिका है वो काफ़ी मायने रखती है। इनकी भूमिका और महत्व उनके सूक्ष्म जो माइक्रो कह सकते हैं साइज है, जो छोटा आकार है, उसमें समाहित विशाल मूल्य को प्रदर्शित करता है। और इनका जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है और जो अध्ययन है वो जलीय पारितंत्र के दृष्टिकोण से देखें तो इनकी जो स्थिरता है स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये हो जाते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में देखेंगे कि आखिर डायटम होते क्या है। तो देखिए ये एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म शैवाल होते हैं। हालांकि इनकी जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और ये महासागर और अन्य जो जल निकाय है उसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो मीठे वाटर होते हैं, मतलब मीठे जल होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, जो खारे जल होते हैं, जो सैलिनिटी वाले जो जल होते हैं, बहते पानी, ठहरे पानी, चट्टानों से घिरा हुआ जो जल है, रेत वाले जो स्थान है, जो जलमग्न पत्थर है, इन सभी पर ये पाए जाते हैं। इनकी जो विविधता है, इनकी जो संख्या है, इस संख्या के कारण इन्हें एक अलग किंगडम में रखा जाता है, उस रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसे प्रोटिस्टा किंगडम कहा जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे क्या बोला जाता है? तो इन डायटम को जिस किंगडम में रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? प्रोटिस्टा किंगडम। तो ये अलग से इनका एक जगत है जिसका नाम हमने देखा। इसके अलावा देखिए इससे जुड़ी हुई जो वर्गीकरण है उसकी अगर हम बात करें कि जो डायटम है इनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो कितने रूपों में किया जाता है, तो मूल रूप से क्या है, इनके 2 प्रकार हैं, 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, सेंट्रिक डायटम, पेनेट डायटम। तो देखिए ये गोलाकार होते हैं और पानी में प्लवक का निर्माण करते हैं। पेनेट जो डायटम है ये गोलाकार नहीं होते, इनमें छिद्र स्लिट होते हैं। स्लिट युक्त जो डायटम है इनको रेफिडस और स्लिट विहीन को जो एरेफिड्स है ये कहा जाता है। हानिकारक जो डायटम है, कुछ डायटम की जो प्रजातियां हैं वो विषाक्त पदार्थों का निर्माण करती हैं जो मछलियों की मौत का कारण भी बन जाती है, क्योंकि ये जो विष है ये पानी की जो एसिडिटी है, जो वाटर की अम्लता है
उसको क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। अम्लता जब बढ़ती है जिससे अन्य जो जलीय जीव हैं उनकी मौत हो जाती है, और जब इनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो नदी नालों को भी क्या करते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। तो ये भी इनका एक निगेटिव इम्पैक्ट है कि जब डायटम की जो संख्या है काफ़ी अधिक हो जाती है तो जो नदी नाले हैं उनको क्या करते हैं, ये अवरुद्ध कर देते हैं। तो ये भी इनका एक निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डायटम की जो बहुक्रियात्मक भूमिका है, आप पहले से पढ़े होंगे। खाद्य श्रृंखला का एक प्रमुख घटक के रूप में डायटम का नाम आता है। ये जल में प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है उसके द्वारा ऊर्जा उत्पादन करते हैं, जो इन्हें जलीय खाद्य जो श्रृंखला है उसका प्रमुख घटक बनाते हैं। शैवाल न केवल छोटे जलीय जंतुओं के लिए भोजन का स्रोत होते हैं बल्कि बड़े जो जलीय जीव हैं उनके लिए भी देखें तो एक महत्वपूर्ण आहार के तौर पे ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑक्सीजन उत्पादक के रूप में इसे जाना जाता है। ये महासागरों और अन्य बड़े जो जल निकाय हैं वहाँ प्रचुर मात्रा में क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। डायटम वैश्विक जो ऑक्सीजन उत्पादन है उसका लगभग 20 से 25% उत्पादन करते हैं। इसके अलावा CO2 अवशोषक के रूप में जाने जाते हैं। पर्यावरणीय एक तरह से इंडिकेटर्स भी इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो देखिए डायटम जो है ये पर्यावरणीय परिवर्तन के महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स माने जाते हैं। इनका जो वितरण है, इनका जो जीवन चक्र है, जल की जो गुणवत्ता है, पारितंत्र की जो स्थिति है उसके संकेतक के रूप में देखा जाता है। ये जल की जो लवणता है, उसका जो pH मान है, पोषक तत्वों की जो स्थिति है, जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में जो बदलाव है, अन्य जो परिस्थितियां हैं उनके परिवर्तन से संबंधित जो जानकारियां हैं ये हम मानव को उपलब्ध कराते हैं। इनकी कई सारी भूमिकाएं और भी हैं, जैसे डायटम जो है ये पर्यावरण में दोहरी भूमिका निभाते हैं। ये उत्पादक भी होते हैं और इसके साथ छोटे जीवों का भी ये पालन करते हैं। जो कमर्शियल इंडस्ट्री है उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। डायटम के जीवाश्म का जो उपयोग है वो सिलिका प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कीटनाशक निर्माण में किया जाता है, फिल्टर, धातु की पॉलिश, उत्प्रेरक, कागज उद्योग और प्लास्टिक जो इंडस्ट्री है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ये नहीं, फॉरेंसिक जो उपयोग है उसमें भी इस डायटम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इससे जुड़े हुए भी बहुत सारे लाभ हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज हमने साइंस रिपोर्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ आर्टिकल के तौर पे देखें जो प्रकाशित हुई थी, जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो संबंधित कह सकते हैं कि नॉलेज है, उन पर हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया जिससे आप इससे अधिक लाभान्वित हो सकें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए मैगजीन के समरी और एनालिसिस पर हम चर्चा करने के लिए आपके साथ होंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।